नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य काल पार्ट 4 के बारे में। दोस्तों, आज हमारी ये क्लास अशोक के शासन काल पर आधारित है। इससे पहले की क्लासों में हम लोगों ने मौर्य काल के इतिहास के जानने के स्रोत, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल और फिर बिंदुसार के शासनकाल के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के शासनकाल के बारे में। दोस्तों, अगर आप IAS, PCS, RO, ARO की तैयारी कर रहे हैं और GS आपका ढंग से तैयार नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़िए और आपका GS बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ यदि आप TGT, LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान का दे रहे हैं तो हिस्ट्री का पेपर आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। यदि आप PGT हिस्ट्री से दे रहे हैं या UGC नेट JRF दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके लिए ये क्लास बेहद उपयोगी है। हमने पिछले भी क्लासों में विस्तार से पढ़ाया है और आगे भी हम विस्तृत तरीके से पढ़ा रहे हैं और फैक्टों की व्याख्या भी करते जा रहे हैं। तो आज हमारी ये 90वां क्लास है और इस क्लास में चलिए शुरू करते हैं। लगातार सीरीज हमारी बढ़ती चली जा रही है और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बेशक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अशोक का जो प्रारंभिक जीवन है उसकी राजनीतिक शुरुआत अवंती के गवर्नर के रूप में होती है, क्योंकि बिंदुसार जब मगध का सम्राट था तो उसने अवंती यानी उज्जैनी वाले क्षेत्र का उसको उपराजा या आप कह सकते हैं गवर्नर नियुक्त कर रखा था। तो यह भी पूछ लिया जाता है प्रश्न, जब अशोक सम्राट बना उससे पहले वो कहाँ का गवर्नर था, तो वो गवर्नर कहाँ था? अवंती भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है ना, अवंती भी हो सकता है या उज्जैनी भी हो सकता है, ठीक है ना। उज्जैनी के साथ साथ कभी कभार मालवा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? मालवा का। तो मालवा का ये गवर्नर था, ठीक है ना। अब मालवा के बारे में अगर आप समझना चाहें तो जब आप ये क्षेत्र जानते ही हैं, ये गुजरात है, तो आपको यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है जो गुजरात से चल के कहाँ तक पहुँची है? राजस्थान होते हुए हरियाणा और दिल्ली तक पहुँची है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। और यहाँ पर विंध्य पर्वतमाला है। कौन सी? विंध्य पर्वतमाला। और यहाँ पर यमुना नदी है, ठीक है ना, यमुना। तो इस बीच के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मालवा कहा गया है। तो कुल मिला के उज्जैनी ये क्षेत्र था, ठीक है ना, उज्जैनी क्षेत्र था। इसको अवंती भी कहते हैं और इस पूरे एरिया को मालवा भी कहते हैं। तो इस तरीके से अशोक सम्राट बनने से पहले मालवा का गवर्नर था, ठीक है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 ईसा पूर्व में वो शासक बना। कब बना? 273 ईसा पूर्व। लेकिन राज्याभिषेक लगभग 4 वर्ष बाद कब हुआ? 269 ईसा पूर्व। तो ये 4 वर्षों तक कौन सा ड्रामा चल रहा था? तो जाहिर सी बात है इन 4 वर्षों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और जाहिर सी बात है इस उत्तराधिकार के युद्ध में अशोक क्या हुआ? विजयी हुआ और गद्दी पर बैठा और 269 ईसा पूर्व में क्या हुआ? उसका राज्याभिषेक हुआ। ये बात इतनी क्लियर हो गई, ठीक है ना। सिंघली अनुश्रुतियां, सिंघली का मतलब है सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के, जिनसे इतिहास मिलता है खासकर दीपवंश और महावंश में। कुछ ऐसे ग्रंथों में ये जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा। कहाँ पर बैठा? गद्दी पर बैठा। लेकिन दोस्तों, ये 99 भाइयों की हत्या करना ये बहुत तार्किक सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि इसके गद्दी पर बैठने के बाद अशोक ने अपने 5वें शिलालेख में
शिला लेख में जीवित भाइयों का उल्लेख है, जीवित भाइयों का उल्लेख है। तो ये कह पाना कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करे, तो ये बहुत सटीक साबित नहीं होता है। ठीक है ना। और ये भी कहा गया कि अशोक पहले चांड था। ठीक है ना। जैसे आजकल हम लोग चांडाल शब्द का उपयोग करते हैं, तो ये कहा कि अशोक पहले चांड था, और जब वो बौद्ध धर्म के संरक्षण में गया तो क्या हो गया, अशोक महान हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बौद्ध ग्रंथों ने अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए अशोक को 99 भाइयों की हत्या करने का दोषी ठहरा दिया हो। ये थोड़ी सी समस्या है यहां पर इतिहास को समझने में। फिर तारानाथ जो तिब्बती इतिहासकार हैं, उन्होंने केवल 6 भाइयों की हत्या करने की जानकारी दी। और इसी तरीके से बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान में भी यह मिलता है कि अशोक का नाम जय बताया गया है और इसकी उपाधि चांड शोक थी, यानी बहुत खूंखार कह सकते हैं। तो अशोक को इस तरीके से महिमा मंडित करने और फिर अपने धार्मिक ग्रंथों को ग्रेट साबित करने के लिए यह भी हो सकता है। अशोक के 5वें अभिलेख में उसके जीवित भाइयों का उल्लेख है। प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में जीवित भाइयों का उल्लेख किया, तो अशोक ने अपने 5वें अभिलेख में जीवित भाइयों का उल्लेख किया और अपने छोटे भाई तिस्य, ठीक है ना, तिस्य को उपराजा बना दिया। ठीक है ना। और जब तिस्य ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो उसने अपने बेटे महेंद्र को उपराजा बनाया था। तो ये राज परिवार के कार्य थे। आगे चलते हैं। अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने लगभग 500 स्त्रियों को जिंदा जलवा दिया था। अब जिंदा क्यों जलवाया था? क्योंकि यह कहा जाता है अशोक क्या था, कुरूप था, यानी चेहरा बेढंगा बना हुआ था, और इस कारण महिलाएं उसको चिढ़ाती थी और अशोक ने क्या किया, उनको सबको पकड़ के क्या किया, जलवा दिया। अशोक राधा गुप्त के कहने पर पाटलिपुत्र में एक नरक द्वार बनवाया था, और ह्वेन सांग भी कहता है कि उज्जैन में उसने एक नरक द्वार देखा था। नरक द्वार ये है कि जैसे राजमहल में होते थे, जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको उसी मार्ग से या उसी दरवाजे से ले जाया जाता था। आगे हम लोग बात करेंगे, जब मगध के किले के निर्माण की बात आएगी तो वहाँ पर हम लोग बताएंगे इसके बारे में। तो अशोक 273 ईसा पूर्व से लेकर 236 ईसा पूर्व तक क्या है, शासन करता है। यानी एक लंबा समय होता है किसका, अशोक का शासन करने के लिए। प्राचीन इतिहासकार या प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक प्रसिद्ध सम्राट कौन था? अशोक था। अशोक के नाम के उपाधियां और कई सारे ऐसे स्रोत मिलते हैं। क्या मिलते हैं? उपाधियां और स्रोत। तो कौन कौन सी उपाधियां व नाम इनके मिलते हैं? जैसे अशोक वर्धन जो नाम मिलता है वो किस में मिलता है? वो विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है ना। विष्णु पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कह के संबोधित किया गया है। इसी तरीके से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मास्की अभिलेख का है। किसका है? मास्की अभिलेख का। अब मास्की अभिलेख में क्या कहा गया है? मास्की अभिलेख में अशोक को बुद्ध शाक्य कह के संबोधित किया गया है। और दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि बुद्ध शाक्य किसकी उपाधि थी? तो शाक्य मुनि ये किसके लिए आया है? ये आया है महात्मा बुद्ध के लिए। किसके लिए आया है? महात्मा बुद्ध। लेकिन जब इसी शब्द में क्या कहा जाए, बुद्ध शाक्य, बुद्ध शाक्य, तो ये किसके लिए आया है? ये अशोक के लिए आया है।
ठीक है ना। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण भी है और पूछा भी गया है। कहाँ पे मिलता है? मास्की में मिलता है, ठीक है ना। यानी मास्क लगाए हुए हैं किसका? महात्मा बुद्ध का। कौन? अशोक। फिर मगधराज भी कहा गया है किसको? सम्राट अशोक को। और ये मिलता है भब्रू अभिलेख में। तो भब्रू अभिलेख जो है कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में, ठीक है ना। भब्रू अभिलेख कहाँ पर मिलेगा? राजस्थान में। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और यदि बड़ा प्रश्न बनाना होता है तो ऐसे मैच कराने के लिए पूछा जाता है। इसी तरीके से महाराज कुमार, ठीक है ना, ये पान गुड़ारिया अभिलेख और बुधनी अभिलेख में भी मिलता है। तो इन अभिलेखों के बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये सब सारी चीजें जानकारी में आ जाएंगे। पी-30 राजा, ठीक है ना, ये बराबर गुहा लेख में अशोक का नाम मिलता है। इसी तरीके से अशोक के जो नाम है 4 लघु शिलालेखों में मिलते हैं। वो 4 लघु शिलालेख कौन से हैं? ये पूछा जाता है कि किसमें अशोक का नाम मिलता है, ठीक है ना। तो मास्की हो गया, गुर्जरा हो गया, नेत्तूर हो गया, उड़न गोलन है, ठीक है ना। तो इन चारों लघु शिलालेखों में अशोक का क्या है? नाम मिल जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम मास्की में अशोक का नाम पढ़ा गया। सबसे पहली बार जो नाम पढ़ा गया वो कहां से पढ़ा गया? मास्की में पढ़ा गया, ठीक है। मास्की लेख में देवानाम प्रिय अशोक लिखा हुआ है। क्या नाम मिला है? देवानाम प्रिय अशोक। मास्की, ठीक है ना। गुर्जरा में देवानाम प्रिय अशोक राजा की उपाधि भी उत्कीर्ण है, जबकि कंगन हल्ली लेख में रान्यो का मतलब होता है राजा अशोक, यानी राजा अशोक किसकी अभिलेख कहां पे मिलता है? कंगन हल्ली में मिलता है। यह नाम क्या है? कंगन हल्ली में मिलता है। उसके बाद नाम मिलता है देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है ना। तो देवनाम प्रियदर्शी अशोक का कई जगहों से मिलता है। ये थोड़े महत्वपूर्ण भी है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये रुमिनदेई आपको पता है ये सब नेपाल वाले क्षेत्र के तराई बेल्ट में है। निगले सागर, रूपनाथ ये मध्य प्रदेश में है, गिरनार ये गुजरात में है। तो इन चारों अभिलेखों में कौन कौन से? रुमिनदेई, निगले सागर, रूपनाथ और गिरनार, इनमें देवानाम प्रियदर्शी का नाम उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले बिंदु हैं, इसलिए इनको ध्यान देना जरूरी है। प्रियदर्शी कहाँ कहाँ मिलता है? तो प्रियदर्शी देखिए, यहाँ पर देवानाम प्रियदर्शी लिखा है और यहाँ पर केवल प्रियदर्शी लिखा हुआ है, थोड़ा सा अंतर ये है। प्रियदर्शी किसमें? भब्रू अभिलेख। भब्रू कहाँ है? थोड़ी देर पहले हमने अभी बताया है, ये राजस्थान में है। और कंधार, काबुल कंधार ये अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ेंगे। दीपवंश इसमें श्रीलंका का इतिहास मिलता है। तो इनमें तीनों में केवल प्रियदर्शी शब्द का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ देवनाम पीर अशोक के 12वें और 13वें शिलालेख में भी मिलता है। तो इस तरह अशोक के नामों को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है और ये पूछे जाते हैं। अब देखिएगा, अशोक का नाम महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है, ठीक है ना। अब आप ये कहेंगे कि महाभारत तो बहुत पहले का है, तो महाभारत किसी एक कालखंड की रचना नहीं है। अगर इसमें अशोक का नाम मिल रहा है, ठीक है ना, यदि महाभारत में के आदि पर्व में अशोक का नाम मिल रहा है, तो निश्चित रूप में आप कह सकते हैं कि महाभारत का कुछ भाग अशोक के शासनकाल के बाद में लिखा गया होगा, यानी 269 BC के बाद,
क्योंकि इसी में तो लगभग गद्दी पर बैठता है और लगभग 37 वर्षों तक इसने शासन किया था। तो इसमें अशोक को महासूर कह के संबोधित किया गया है महाभारत में, वीर कह के संबोधित किया गया है किसमें, महाभारत में, अपराजित कह के संबोधित किया गया है। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि महाभारत में अशोक को किन नामों से संबोधित नहीं किया गया है। तो यहां पर 3 नाम दिए गए हैं, महाशूर, दूसरा वीर और तीसरा अपराजित। ठीक है ना। तो इन तीनों नामों से अशोक को महाभारत में संबोधित किया गया है और जो शेष चौथा ऑप्शन बनाया जाए वही नहीं होगा। ठीक है ना। अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि यानी जो आम जन के रूप में वो जाना जाता था, उसकी उपाधि थी प्रियदर्शी। ठीक है ना। हालांकि प्रियदर्शी जो प्रभावित है वो ईरानी शासक दारा से प्रभावित है। ठीक है ना। अशोक को उज्जैनी करमौल भी कहा गया है। एक प्रश्न में पूछा गया था कि उज्जैनी करमौल किसको कहकर संबोधित किया गया है। तो ये किसको संबोधित किया गया है, राजा अशोक को। तो अशोक को क्या कहा गया है, उज्जैनी करमौल, क्योंकि उज्जैन का वो पहले गवर्नर था। ठीक है ना। और जब उज्जैन में था तो एक व्यापारी की पुत्री से वहीं पर विवाह कर लिया था, विदिशा की। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं इतिहासकारों ने, जो भारतीय इतिहासकार हैं या विदेशी इतिहासकार हैं वर्तमान के, उन लोगों ने अशोक को राजर्षि कह के संबोधित किया है। किसी ने धर्मराज कहा, किसी ने बौद्ध शासक कहा और किसी ने प्रथम शांति वादक कहकर संबोधित किया है। किसको, अशोक को। तो अशोक की जो उपाधियां हैं बहुत सारी हैं। गढ़वाल वंश की रानी कुमार देवी, ठीक है ना, जयचंद्र का नाम सुना होगा, उसी वंश यानी जयचंद्र गढ़वाल वंश का था। अब देखिएगा जयचंद्र को इतिहास में इतना निकम्मा और देशद्रोही क्यों साबित किया गया। ठीक है ना। क्योंकि वो गढ़वाल वंश का था और उसकी पत्नी जो कुमार देवी थी, ठीक है, कुमार देवी, वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थे। इसलिए पूछा जाता है कि सारनाथ लेक किसका है। तो आमतौर पर इसको लोग कुमार देवी न कहकर दूसरे किसी को बता देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा प्रश्न है जो लोगों का गलत करवा देता है। ठीक है ना। तो सारनाथ लेक में, किस लेक में, सारनाथ लेक में, इसमें सारनाथ लेक में किसका है, कुमार देवी का है, कुमार देवी का है। और इसी में अशोक को धर्माशोक कहकर संबोधित किया गया है। क्या कहके, धर्माशोक कह के संबोधित किया गया है। यूनानी लेखक अशोक को राशि लेउस कह के संबोधित करते हैं। आरामाइक लेख में अशोक को मलका कह के संबोधित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा गया है मलका कौन है। ठीक है ना। मलका कह के संबोधित किया गया है। तो ये मलका कौन है, भारत का सबसे महान सम्राट अशोक है। ठीक है ना। आरामाइक लिख में अशोक का नाम क्या मिलता है, मलका मिलता है। कुछ इतिहासकारों ने अशोक को एक ही समय में भिक्षु और सम्राट दोनों कहकर संबोधित किया है। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से बौद्ध धर्म के प्रति वह आकर्षित रहा है, और फिर यह कहा जाता है कि उसने बौद्ध धर्म को सब कुछ दान में दे दिया। ठीक है। तो इसीलिए कहा गया वो भिक्षु और सम्राट दोनों के रूप में था। कल्हड़ की जो राजतरंगड़ी है जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, उसमें भी अशोक को प्रथम मौर्य शासक के रूप में संबोधित किया गया है। अब प्रश्न कैसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, इस बात को समझिएगा। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि कल्हड़ के अनुसार मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था।
प्रथम शासक। तो प्रथम शासक इसमें कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ये कौन बताया है? ये कल्हड़ ने बताया है। ठीक है। पुराणों के अनुसार अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया है। अब आप समझिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्षों तक शासन किया, बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया, अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया। और सबसे बड़ी भारी बात है कि ये बड़े साम्राज्य के रूप में रहा है। यानी जो चंद्रगुप्त ने बनाया था, बिंदुसार ने उसको बना के रखा और अशोक ने उसको और विस्तार कर दिया। ठीक है। अशोक 273 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व तक वो शासन करता है, जिसमें दीपवंश और महावंश के अनुसार ये पता चलता है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 बेटे थे। ठीक है ना? इतने 16 पत्नियां और 101 बेटे थे। इसको लेकर हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनमें सबसे शक्तिशाली कौन था? अशोक था। ठीक है ना? इसीलिए अशोक के बारे में कहा गया वो सबसे तेजवान था। अशोक का जन्म पाटलिपुत्र में 304 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक के जो सगा भाई था, ठीक है ना, उसका नाम विगताशोक मिलता है। ठीक है ना? जो कि बाद में बौद्ध सन्यासी बन गया था। अशोकावादन में, किसमें? अशोकावादन में अशोक की मां का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। और ये कहा गया कि ये चंपा के ब्राह्मण, चंपा आप जानते हैं, ठीक है, अंग की राजधानी कौन थी? चंपा थी। और अंग कहां पर था? जो वर्तमान में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, भागलपुर, ठीक है ना, तो उसी का एरिया था अंग और राजधानी चंपा। तो चंपा का एक ब्राह्मण व्यापारी था, ठीक है ना, ब्राह्मण की पुत्री थी। और कौन? अशोक की मां। अशोक की पत्नियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? तो एक एक पत्नियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम आता है अशंगमित्र का। इसका नाम आता है अशंगमित्र। कहा जाता है कि ये प्रधान महिषी यानी मुख्य रानी थी और इसकी मृत्यु अशोक के जीवन काल में हो गई थी। और जब इसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद तिस्रक्षिता को प्रधान महिषी यानी मुख्य रानी बना दिया गया। उसके बाद दूसरी पत्नी का नाम आता है महादेवी है। और ये विदिशा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है ना? मध्य प्रदेश के व्यापारी यानी श्रेणी की यानी व्यापारी की पुत्री थी। और जो महेंद्र और संघमित्रा का नाम आता है, जो आगे चल के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में करते हैं, वो इसी महादेवी के संतान थे। ठीक है ना? उसके बाद आता है तिस्रक्षिका के बारे में। यह भी बताया गया था ऊपर, ये प्रधान महिषी बाद में बन गई थी। लेकिन तिस्रक्षिता कुराल को जब लगा कि अगला शासक कुणाल बन सकता है, तो उसने कुणाल को क्या किया था? अंधा करवा दिया था। ठीक है ना? और तिस्रक्षिता के बारे में कहा जाता है कि इसने बोधि वृक्ष को क्या किया? हानि पहुंचाई थी, यानी उसको नष्ट करने का प्रयास किया था। क्योंकि लगातार तिस्रक्षिता का जो पति अशोक था, वो लगातार बौद्ध धर्म की तरफ अपने धन कोष का लुटाता चला जा रहा था, जिससे तिस्रक्षिका जो है नाराज रहते थे। बौद्ध ग्रंथों में अशोक के पुत्रों का भी नाम मिलता है। तो अशोक के कौन कौन से पुत्र थे, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अशोक के पुत्रों में पहला नाम आता है कुणाल का, ठीक है ना, दूसरा आता है महेंद्र का, तीसरा आता है जालोक का, और चौथा आता है तिस्य का। तो क्या इतने ही बेटे थे? और भी बेटे रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन इसमें से इतने को ही ज्यादातर साहित्य में उल्लेख मिलता है। लेकिन एक ऐसा है जिसका नाम अभिलेखों में मिलता है, और वो है तीवर का।
पूछ लिया जाता है कि अशोक के किस पुत्र का नाम अभिलेखों में उल्लेख है, तो वो है तीवर का। ठीक है ना। कुणाल का नाम धर्म विवर्धन भी मिलता है, और चौथी पत्नी का नाम था पद्मावती, और यही कुणाल की क्या थी, माँ थी। एक नाम और मिलता है कारवाकी। ठीक है ना। तो ज़्यादातर जो अभिलेखी प्रमाण मिलते हैं उन्हीं के बारे में पूछा जाता है। तो कारवाकी का भी उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। ठीक है ना। और कारवाकी जो है तीवर की माँ थी। तो यानी कारवाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राजतरंगिणी में। ठीक है ना। किसकी है, कल्हड़ की है। तो कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, इसमें अशोक के पुत्र जौलाव का क्या है, उल्लेख मिलता है। लेकिन एक अशोक के पुत्र का उल्लेख की जानकारी और भी मिलती है, और इस पुत्र के बारे में कहा जाता है, तिब्बती लेखों से जानकारी मिलती है कि अशोक के एक पुत्र का नाम था कुस्तन। क्या नाम था, कुस्तन। ठीक है ना। जो बाद में कहाँ, खोतान का शासक बना था। कहाँ का, खोतान का, यानी भारत के बाहर का। अब ऐसा क्यों, दरअसल में ये कहा गया कि जब कुस्तन का जन्म हुआ तो ये किसी ने भविष्यवाणी की कि कुस्तन अशोक के शासन जीवित रहते हुए गद्दी पर बैठेगा। ऐसी स्थिति में अशोक को लगा कि यही बेटा क्या है, हमारी हत्या कर सकता है, हमारे शासन को, हमारी राजपाट को छीन सकता है। ऐसी स्थिति में कुस्तन को क्या है, बाहर फेंकवा दिया गया, राज्य से बाहर, देश से बाहर। ठीक है ना। तो बाहर फेंकवा दिया गया था, चूंकि इसने अपनी माँ का स्तनपान नहीं किया था, बिना स्तनपान किए हुए ये जिंदा रहा, और इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, कुस्तन नाम दिया गया, यानी बिना स्तनपान किए हुए। तो बाद में ये कुस्तन खोतान का शासक भी बनता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की 2 पुत्रियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है ना। एक पुत्र संघमित्रा और दूसरी पुत्री का नाम क्या था, चारुवाकी। ठीक है। तो ये नाम पूछे जाते हैं उनकी बेटियों के बारे में। संघमित्रा तो बाद में कहाँ चली गई, संघमित्रा बाद में श्रीलंका चली गई, और वहीं पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। अशोक की जो सर्वाधिक प्रचलित उपाधि थी वो नाम थी देवानाम प्रिय। ठीक है ना। ये कहा जाता है कि उस दौरान में ईरानी शासक ऐसी उपाधि धारण करते थे, यानी प्रियदर्शी की उपाधि धारण करते थे। और कौन था, दारा प्रथम। तो दारा प्रथम ने प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, और संभवतः अशोक उन्हीं से प्रभावित होकर ऐसी उपाधि धारण की थी। और चारुवाकी का नाम जो है अशोक के साथ रुमिनदेई यात्रा पर गई थी। यह भी प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था कि अशोक के साथ कौन नेपाल गई थी। ठीक है। तो जब चारुवाकी वहां पर गई थी तो देवपाल नामक व्यक्ति से इसी का विवाह हुआ था, और नेपाल में ही इन्होंने देवपत्तन नामक नगर बसाया था। तो प्रश्न पूछा गया है कि देवपत्तन नगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने की थी। ये प्रश्न पूछा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और नेपाल के ललित पत्तन का भी स्थापना किसने किया था, अशोक ने किया था। अशोक के नाम उसके 4 अभिलेखों में भी मिलते हैं। इनमें से गुर्जरा, नेत्तूर, उड़नगोलन है। ठीक है ना। तो ये गुर्जरा, मास्की कहाँ चला था, ये ठीक है ना, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उड़नगोलन। ये आपका यूपीएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था कभी, जब सब्जेक्ट पूछा जाता रहा है। ठीक है ना। और ये कई बार आयोग ने रिपीट किया था इस प्रश्न को। तो इन चारों में अशोक का नाम क्या है, मिल जाता है। ह्वेनसांग एवं राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर नामक बसाया था। अब श्रीनगर को कैसे याद रखेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। देखिए, अशोक महान था, और जब महान था तो उसके आगे क्या लगा देंगे, श्री। ठीक है ना। और जब श्री लगाएंगे तो जाहिर सी बात है श्रीनगर हो जाएगा। तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक। देखिए, श्रीनगर के आगे सम्मानपूर्वक श्री लगा दिया गया, और अशोक के पीछे सम्मानपूर्वक महान लगा दिया गया। तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि
अशोक ने ही कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक, ये पुस्तक किसकी है? कल्हड़ की है। तो राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने क्या किया? बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले वो शैव धर्म का अनुयायी था और कहा जाता है कि इसने लगभग 60,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन करवाता था। ठीक है ना। अब अशोक की एक विजय अभियान था और वो था कलिंग। कौन सा? कलिंग। तो कलिंग के बारे में देखते हैं। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा, इसी को उस दौरान क्या कहा गया? कलिंग कहा गया। क्या कहा गया? कलिंग कहा गया। तो दरअसल में यह कहा गया कि कलिंग का जो व्यापार था बहुत समृद्धशाली था और अशोक की उस पर नजर लगी हुई थी और फिर अशोक को ने लगभग पूरा भारत जीत लिया था। ठीक है ना। उत्तर में हिंदकुश पर्वतमाला से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा भारत, पंजाब वाला लेके दक्षिण तक भारत का आधिपत्य हो चुका था। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक पूरा आधिपत्य हो चुका था। कश्मीर में भी आधिपत्य हो चुका था। ऐसी अवस्था में कलिंग जो है ये अशोक को लगातार चुभ रहा था कि विश्व विजय में यही एक भारत का सम्राट बनने में, एक राष्ट्र बनने के लिए, मगध राज बनने में सिर्फ कलिंग ही चुभ रहा है, तो क्यों ना इसको नस्तनाबूद किया जाए। रोमिला थापर इस पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि अशोक की नज़र कलिंग के समृद्ध व्यापार पर थी और यह युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, पूछा गया है कि किस वर्ष हुआ था, तो लगभग 8वें वर्ष हुआ था और राज्य प्राप्त करने के 13 वर्ष, क्योंकि 4 वर्ष तो वहाँ निकल गए थे उत्तराधिकार के युद्ध में, और 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अब अशोक ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया? दरअसल में अशोक की गलती ये थी कि युद्ध करने के बाद उसी शमशान भूमि में पहुंचे, उसी युद्ध भूमि में पहुंचे जहां पर हजारों लाशें पड़ी हुई थी और महिलाओं की चीख पुकार लगातार उसके कानों को, मस्तिष्क को अस्थिमज्जा तक फेर दिया। ठीक है ना। वैसे पुरुष को महिलाओं की वेदना बहुत आसानी से समझ में आ जाती है, लेकिन माँ और पत्नी को छोड़कर, और बहन को भी दे, ठीक है ना, इन तीनों को छोड़कर बाकी वो किसी भी वेदना को सहन करने की क्षमता नहीं रख पाता है। ठीक है। तो अशोक कलिंग युद्ध के बाद उस मैदान में पहुंच गया जहां पर युद्ध हुआ था। वहां महिलाएं रो रही थी। हृदय विदारक घटना को देखकर अशोक द्रवित हो गया कि अरे यार, ये मैंने क्या किया? क्या मैंने वाकई में लाशों में विजय पाया? तब अशोक धम्म विजय की तरफ निकला और क्या किया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ठीक है ना। जहां पर कलिंग युद्ध हुआ था वहीं पर शांति स्तूप क्या है? निर्मित कराया था। किसने? अशोक ने। दीपवंश के अनुसार निग्रोथ बालक के प्रवचनों को सुनकर अशोक बौद्ध धर्म में ग्रहण कर लिया। ये बात कौन कहता है? दीपवंश जो पुस्तक है उसमें लिखा मिलता है। जबकि अशोक के बड़े भाई सुमन का पुत्र था कौन? यही निग्रोथ, और 7 वर्ष की आयु में ये पहले ही बौद्ध भिक्षु बन चुका था। ठीक है ना। तो इसी के प्रभाव में आकर अशोक क्या है? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन वही दिव्यावदान, दीपवंश पहले ही बता रहा था, अब दिव्यावदान बता रहे हैं। दिव्यावदान जो पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित, वो कहते हैं कि बाल पंडित से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से अलग अलग एक ही धर्म से संबंधित ग्रंथ अलग अलग तथ्यों को बताते हैं। तारानाथ क्या बताते हैं? अशोक तांत्रिक बौद्ध किसका? मातृ देवी का उपासक था। ठीक है। ह्वेनसांग एवं अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित उपगुप्त से मिला। ठीक है ना। ह्वेनसांग क्या बताते हैं कि अशोक को उपगुप्त ने क्या किया? बौद्ध धर्म में दीक्षा दिया और बाद में मोगल पुत्र तिष्य के प्रभाव में आ गया। कौन? अशोक। इसी बीच इत्सिंग भी इसके बारे में जानकारी देता है और इत्सिंग लिखता है कि जब मैंने अशोक लिखा कि उसने अशोक की एक मूर्ति देखी थी जिसमें वो क्या है? बौद्ध भिक्षु बना था। तो
किस चीनी यात्री ने अशोक के बौद्ध भिक्षु की मूर्ति के रूप में देखा था? तो वो है इत सिंह। क्योंकि कभी कभार अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप निश्चित रूप से ह्वेनसांग लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसने देखा था? इत सिंह ने देखा था। महावंश के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले प्रतिदिन 60,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाता था। ये कौन देता है? महावंश के जानकारी मिलते हैं। ठीक है। फिर कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी है, इसमें भी अशोक को शिव का अनुयायी बताया गया है। यानी निश्चित रूप में अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले वो क्या था? शैव धर्म का अनुयायी रहा होगा। अशोक के समय प्रव्रज्या अर्थात संन्यास लेने की प्रथा क्या हो गई थी? दृढ़ हो चुकी थी। राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसने कश्मीर में विजयेश्वर, ठीक है ना, नामक एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था और उसका जीर्णोद्धार करवाया, और उसी के भीतर 2 समाधियों का भी निर्माण करवाया था। तो इस तरीके से अशोक एक क्या था? धार्मिक सहिष्णुतावादी था। अशोक के अभिलेख के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। अशोक के जो अभिलेख हैं सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे गाड़े गए थे या स्थापित किए गए थे। क्यों? क्योंकि अशोक के इसमें जीवन वृत्त यानी आदेशों के बारे में भी मिलता है, उसकी आंतरिक एवं राष्ट्रीय नीति के भी बारे में विस्तार से जानकारी इन अभिलेखों में मिलती है। क्योंकि अशोक को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रजा को हमारे अधिकारी परेशान कर रहे हों। क्योंकि जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो जब अशोक यहाँ पहुँचता है तो तक्षशिला के निवासी कहते हैं, एक कुमार, हमारा विरोध ना तो आपसे है ना राजा बिंदुसार से है, बल्कि दुष्ट अमात्य यानी जो अधिकारी हैं वो हमारा अत्यधिक शोषण करते हैं। तो अशोक ने अपने शासनकाल में बहुत सारे अभिलेख क्या किया था? लिखवाया था। इन अभिलेखों के बारे में जब आगे हम पढ़ेंगे, एक अलग से चैप्टर बन के आएगा, एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। इन अभिलेखों में अशोक ने अपनी धार्मिक नीति, राजनीतिक नीति और अपने आदेश सब कुछ लिख रखा था, का कारण जनता को परेशान ना किया जाए। तो जाहिर सी बात है, अब कोई भी अधिकारी जनता को परेशान नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर राजा का आदेश अधिकारी उल्टे सीधे बताएगा तो कहेगा कि नहीं, देखिएगा राजा ने अभिलेख में क्या लिखवाया। अशोक के समकालीन चीन का जो राजा था शी हांटी था। शी हांटी का नाम क्यों आया? क्योंकि इसी समय शकों के बड़ी मात्रा में चीन पर आक्रमण हो रहे थे। ठीक है ना। तो शकों के हमलों से बचने के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए 220 ईसा पूर्व में इसने चीन की एक महान दीवार का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मौर्य काल का ये चौथा पार्ट समाप्त होता है। इसमें जो अशोक से संबंधित जानकारियां थी वो लगभग पूरी हुई, लेकिन अशोक का एक बड़ा साम्राज्य था। अभी अशोक के अभिलेख, नीतियां, शासन प्रशासन, राजस्व, बहुत सारी जानकारी, स्थापत्य कला, सब चीज़ों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए और लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन भारत की इतिहास के मौर्य काल पार्ट 4 के बारे में।